नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारतीय मानक ब्यूरो ने मानक राष्ट्रीय कार्य योजना स्नैप 2022 का मसौदा जारी किया। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य संरक्षा और मानक आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ विनियम 2022 का मसौदा जारी किया। ग्रेट निकोबार के विकास, रणनीतिक अनिवार्यता और पारिस्थितिकी संबंधी चिंताओं की होगी बात। कोप 27 सम्मेलन शर्म अल शेख कार्यान्वयन योजना सारांश दस्तावेज जारी किए जाने के साथ संपन्न हुआ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने मानक राष्ट्रीय कार्य योजना 2022 का मसौदा जारी किया है। स्नैप में कार्रवाइयों के एक सेट का प्रस्ताव किया गया है। ये कार्रवाइयां बीआईएस को राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में इसे सौंपे गए कार्यों को करने में सक्षम बनाएंगी। साथ ही बीआईएस की बाजार की जरूरतों के मुताबिक मानकों को कुशल और समयबद्ध तरीके से तैयार करने में भी मदद करेंगी। मानक प्रमाणीकरण का मतलब है कि कोई उत्पाद या सेवा अपने डिजाइन और प्रोटोकॉल्स में निर्धारित गुणवत्ता की शर्तों को पूरा करता है या फिर करती है। मसौदा स्नैप की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 और पेरिस समझौते पर भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप मानकों को विकसित करने और संशोधित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन प्रस्तावों में अर्धचालकों जैसी प्रौद्योगिकियां, आईटी सेवाओं तथा मेटावर्स और साइबर सुरक्षा जैसी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तकनीकों को बीआईएस के प्रमाणीकरण के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है। बीआईएस के कार्यक्षेत्रों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, बिल्डिंग, निर्माण और शहरी विकास, वस्त्र, परिवहन आदि शामिल किए जाएंगे। मानकीकरण की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार मुक्त आवाजाही को आसान बनाता है। ये इंटरऑपरेबिलिटी, विश्वसनीयता, सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करके डिजिटल और डेटा संचालित अर्थव्यवस्था पर विश्वास बढ़ाता है। ये बाजार पर विश्वास बनाने और घरेलू उत्पादों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने में सहायता करता है। बीआईएस भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ये वस्तुओं आदि के मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी गतिविधियों के विकास के लिए जिम्मेदार है। इसे बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत सांविधिक दर्जा दिया गया है। भारत में इसके अलग अलग प्रमाण चिन्ह हैं, जैसे कि आईएसआई। इसका उपयोग भारत में मानक औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है। ये कुछ उत्पादों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अनिवार्य है, वहीं कुछ उत्पादों के लिए ये स्वैच्छिक है। इसे बीआईएस द्वारा प्रमाणिकता प्रदान की जाती है। दूसरा है एगमार्क। ये कृषि उत्पादों के लिए है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय जारी करता है। तीसरा है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क यानी एफपीओ। ये भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों आदि के लिए अनिवार्य है। इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जारी करता है। तीसरा है बीआईएस हॉलमार्क। ये सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के आभूषणों की बिक्री के लिए हॉलमार्किंग प्रणाली है। ये धातु की शुद्धता प्रमाणित करती है। ये सत्यापित करता है कि आभूषण बीआईएस द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। गैर प्रदूषणकारी वाहन मार्क। भारत में बेचे जाने वाले सभी नए मोटर वाहनों पर अनिवार्य प्रमाणीकरण मार्क लगाना आवश्यक है। और अन्य है भारतीय जैविक प्रमाणीकरण। ये भारत में निर्मित जैविक कृषि वाले खाद्य उत्पादों के लिए एक प्रमाणन चिन्ह है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र जारी करते हैं। अगली खबर फसाई से जुड़ी हुई है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई ने खाद्य संरक्षा और मानक आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ विनियम 2022 का मसौदा जारी किया। ये विनियम खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रस्तावित किए गए हैं। ये विनियम खाद्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आनुवांशिक रूप से संशोधित सजीवों पर लागू होंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब है किसी भी सजीव से जो कि आनुवांशिक सामग्री का एक नवीन संयोजन धारण करता है। ये आनुवांशिक सामग्री उसे आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके अलावा जीएमओ से उत्पादित खाद्य सामग्री पर, जिसमें कि संशोधित डीएनए है,
और जीएमओ से प्राप्त सामग्री या एडिटिव्स या प्रसंस्करण में सहायक पदार्थों पर ये लागू होगा। इन मसौदा विनियमों के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो इसमें जीएमओ से उत्पादित किसी भी खाद्य या खाद्य सामग्री के विनिर्माण, पैकिंग, भंडारण, बिक्री, विपणन या आयात के लिए पूर्व मंजूरी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1% या उससे ज्यादा जीएम सामग्री मिलाने वाले पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के पैकेट पर जीएम संबंधी लेबल लगाना जरूरी होगा और ये उसके फ्रंट में लगाया जाएगा। साथ ही यदि जीएमओ का उपयोग भोजन अथवा खाद्य, बीज या अन्य पादप प्रसार सामग्री के लिए स्रोत सामग्री के रूप में किया जाता है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की मंजूरी अनिवार्य होगी। जीईएसी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करती है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की बात करें तो इसे FSSA 2006 के तहत गठित किया गया है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ये खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करता है। साथ ही ये मानव उपभोग के लिए सुरक्षित खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को भी विनियमित करता है। ग्रेट निकोबार का विकास, रणनीतिक अनिवार्यता और पारिस्थितिकी संबंधी चिंताओं पर आज हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी है। और आइए अब जानते हैं कि ये परियोजना ग्रेट निकोबार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आर्थिक महत्व की बात करें तो प्रस्तावित इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल मालवाहक जहाजों का हब बन सकता है। इसके अलावा ग्रेट निकोबार की सामरिक अवस्थिति भी ऐसी है कि ये मलक्का जलडमरू मध्य के बहुत निकट अवस्थित है। ये जलडमरू मध्य हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच एक महत्वपूर्ण पोत परिवहन मार्ग है। साथ ही यहाँ पर पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। यहाँ के सफेद रेतीले समुद्र तट अपनी मूल प्राकृतिक अवस्था में हैं। इसके अलावा आकर्षक समुद्री जीवन और समृद्ध जैव विविधता भी विद्यमान है। साथ ही इसके अज्ञात रहे स्थल चिकित्सा और प्रकृति पर्यटन के लिए आदर्श गंतव्य हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी परियोजना से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं। दरअसल ग्रेट निकोबार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में बड़े पैमाने पर अवसंरचना का विकास इसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये परियोजना यहाँ के द्वीपों पर निवास करने वाली शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित खतरे भी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ के द्वीपों की ऊंचाई समुद्री जल स्तर से बहुत कम है, इसलिए जल स्तर में वृद्धि से ये जलमग्न हो सकते हैं और सुनामी का खतरा भी यहाँ पर बना रहता है। तो ऐसे में इस परियोजना से भी कई खतरे हैं और इस परियोजना को भी कई खतरे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप के बारे में। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है। इस द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यहाँ निवास करने वाले प्रमुख जनजातीय समूह हैं शोम्पेन और निकोबारी जनजातियां। यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र तल से लगभग 650 मीटर ऊंची हैं। यहाँ तटीय मैदान भी पाए जाते हैं। COP27 सम्मेलन शर्म अल शेख कार्यान्वयन योजना सारांश दस्तावेज जारी किए जाने के साथ संपन्न हुआ। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के पक्षकारों का 27वां सम्मेलन शर्म अल शेख में आयोजित हुआ था। कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इस कन्वेंशन का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। कोप सम्मेलन में इस कन्वेंशन के सभी पक्षकार देशों का प्रतिनिधित्व होता है। कोप की बैठक प्रतिवर्ष होती है, बशर्ते कि पक्षकार देश इसे स्थगित करने का निर्णय नहीं ले। और आइए अब चर्चा करते हैं शिखर सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। हानि और क्षति कोष की स्थापना पर सहमति बनी है। इस कोष से चरम मौसमी घटनाओं का सामना करने वाले गरीब सुभेद्य देशों की सहायता की जाएगी। हानि और क्षति पर सैंटियागो नेटवर्क के कार्यान्वयन की व्यवस्था की गई है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सुभेद्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा अपनाया गया है। इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य समुदाय के लोगों को वर्ष 2030 तक ऐसे प्रभावों का सामना करने में सक्षम बनाना है। इसके अलावा अनुकूलन पर भी प्रगति हुई है। सरकारों के बीच अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य और प्रथम वैश्विक स्टॉक टेक के बारे में सूचित करने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि स्टॉक टेक को पेरिस समझौते के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की गई सामूहिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन के तहत विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक नया पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया है।
इन सब के अलावा G7 के नेतृत्व वाली ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी योजना, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप आदि भी लॉन्च किए गए हैं। और इन सब के बावजूद COP27 में जिन मुद्दों का समाधान नहीं हो पाया है उनमें शामिल हैं जीवाश्म ईंधन के उपयोग की चरणबद्ध समाप्ति पर कोई ठोस वक्तव्य जारी नहीं किया गया, वैश्विक जलवायु वित्त की जितनी जरूरत है उसका केवल 1/3 ही उपलब्ध है, और हानि तथा क्षति कोष कैसे स्थापित किया जाएगा और इसे कैसे वित्त पोषित किया जाएगा, इस पर अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। ये नीति वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित करती है। इसके लिए नीति में समयबद्ध कार्य योजनाओं और बहुक्षेत्रक सहयोग का आह्वान किया गया है। ये नीति आत्महत्या की रोकथाम के लिए WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप होगी। भारत में वर्ष 2021 के दौरान लगभग 1.6 लाख आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गई थी। वर्ष 2021 के आंकड़े वर्ष 2020 की तुलना में 7.2% की वृद्धि दर्शाते हैं, यानी कि आत्महत्या की दर में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। आत्महत्याओं के प्रमुख कारण रहे हैं पारिवारिक समस्याएं और बीमारी। आत्महत्या के खिलाफ ये जो रणनीति बनाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अगले 3 वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए, मनोरोग संबंधी बाह्य रोग विभागों की स्थापना करना। ये विभाग अगले 5 वर्षों के भीतर सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान करेंगे। अगले 8 वर्षों के भीतर सभी शिक्षण संस्थानों में एक मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम को समेकित किया जाएगा। साथ ही आत्महत्याओं की जिम्मेदारी पूर्ण मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशा निर्देश विकसित करना और इसके अलावा आत्महत्या के साधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना इसके प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य रहेंगे। ये रणनीति आत्महत्या की रोकथाम के लिए रेड्स पथ को प्रतिपादित करती है। नेतृत्व, साझेदारी और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना, स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करना, आत्महत्या की रोकथाम और आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के परिवार को महसूस होने वाली कलंक की भावना को कम करने के लिए सामुदायिक लचीलापन और सामाजिक समर्थन विकसित करना। इसके अलावा निगरानी और साक्ष्य निर्माण को मजबूत करना शामिल है। आत्महत्या की रोकथाम के लिए जो पहलें की गई हैं उसमें राष्ट्रीय मानक स्वास्थ्य नीति, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी समीक्षाओं की जांच के लिए रूपरेखा तैयार की गई। उपभोक्ता कार्य विभाग ने नए भारतीय मानक 19,000/2022 का अनावरण किया है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो ने बनाया है। इसका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं की फर्जी और भ्रामक समीक्षाओं को रोकना है। ये मानक शुरू में सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा अनुपालन के लिए स्वैच्छिक होंगे। ये प्रत्येक उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे जो उपभोक्ता समीक्षाएं प्रकाशित करता है। फर्जी और भ्रामक समीक्षाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता के अधिकार का उल्लंघन करती है। इसकी मुख्य विशेषताओं के तहत ये मानक समीक्षा लेखक और समीक्षा प्रशासक के लिए विशेष उत्तरदायित्व निर्धारित करते हैं, साथ ही संगठनों के लिए जिम्मेदारियां और उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान करते हैं। अगला टॉपिक है ऋण जमा अनुपात। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022 में उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के ऋण जमा अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उत्तर पूर्वी, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों के ऋण जमा अनुपात में सुधार हुआ है। ऋण जमा अनुपात का मतलब है कि बैंकों ने जमा के रूप में कितना धन जुटाया है और उसमें से कितना धन ऋण के रूप में वितरित किया है। कम ऋण जमा अनुपात जमा वृद्धि की तुलना में ज्यादा खराब क्रेडिट वृद्धि का संकेत देता है। इससे ये पता चलता है कि बैंक अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। उच्च ऋण जमा अनुपात का अर्थ अपेक्षाकृत धीमी जमा वृद्धि के साथ ऋण की मजबूत मांग है। यदि अनुपात एक निश्चित स्तर से ऊपर है तो ये संसाधनों पर दबाव को दर्शाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत किसी भी किस्त अवधि के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो गई है। पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। इसे भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नकद अंतरण योजनाओं में से एक है। इसके तहत पात्र किसानों को प्रत्येक वर्ष 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में
6,000 रुपए दिए जाते हैं। इससे वे घरेलू जरूरतों के साथ साथ कृषि और संबद्ध खर्चों को भी पूरा कर सकते हैं। इस योजना को सभी भूमिधारक किसानों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है। भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की हैंडबुक, इसे वर्ष 2016 से भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिवर्ष जारी कर रहा है। इसमें अलग अलग राज्यों के लिए एक ही स्थान पर तुलना करने योग्य डेटा शामिल होते हैं। ये डेटा कई आयामों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय। ये डेटा वर्ष 1951 से वर्ष 2021-22 तक की अलग अलग समयावधियों से ग्रहण किए गए हैं। वर्तमान संस्करण में 2 नए खंड, स्वास्थ्य और पर्यावरण, भी शामिल किए गए हैं। अगला टॉपिक है ब्लैक नेप्ड फीजेंट कबूतर। 140 वर्षों तक दिखाई नहीं देने के बाद ब्लैक नेप्ड को पापुआ न्यू गिनी में दोबारा से खोजा गया है। ब्लैक नेप्ड फीजेंट कबूतर एक लंबी पूंछ वाला, बड़ा और जमीन पर रहने वाला कबूतर है। ये पक्षी आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों और निचले पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास रहता है। साथ ही ये तराई क्षेत्र में भी पाया जा सकता है। ये न्यू गिनी और आसपास के द्वीपों के मानवीय गतिविधियों से अप्रभावित वर्षा वनों में पाया जाता है। IUCN में इसकी स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड की है। एथनो वेटेरिनरी मेडिसिन, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावी विकल्प के रूप में एथनो वेटेरिनरी मेडिसिन को बढ़ाने पर केंद्रित है। EVM यानी एथनो वेटेरिनरी मेडिसिन स्थानीय ज्ञान और पशु स्वास्थ्य देखभाल तथा पशुपालन से जुड़ी सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं और पर्यावरण का समग्र अंतर विषयक अध्ययन है। एथनो वेटेरिनरी मेडिसिन एक निवारक और चिकित्सकीय पद्धति है। इसमें मवेशियों के रोगों के इलाज में पारंपरिक या हर्बल तरीकों का उपयोग शामिल है। अगली खबर WHO से संबंधित है। WHO उन रोगजनकों की पहचान करेगा जो भविष्य में प्रकोप और महामारी का कारण बन सकते हैं। WHO प्राथमिकता वाले रोगजनकों की सूची को अपडेट करने के लिए एक वैश्विक वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू कर रहा है। ये रोगजनक ऐसे अभिकारक हैं जो प्रकोप या महामारी का कारण बन सकते हैं। इससे विशेष रूप से टीकों, परीक्षणों और उपचारों में वैश्विक निवेश तथा अनुसंधान एवं विकास का मार्गदर्शन करने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिक 25 से अधिक वायरस परिवारों और जीवाणुओं से संबंधित साक्ष्यों पर विचार करेंगे। साथ ही डिजीज एक्स पर भी विचार करेंगे। डिजीज एक्स एक अज्ञात रोगजनक है जो एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय महामारी का कारण बन सकता है। ये सूची पहली बार वर्ष 2017 में प्रकाशित की गई थी। इसमें कोविड-19, इबोला और मारबर्ग वायरस, लस्सा बुखार, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सार्स, निपाह, जीका और डिजीज एक्स आदि शामिल हैं। अगला टॉपिक है बाट और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति CIPM। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशक प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को CIPM का सदस्य चुना गया है। CIPM एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के विकास और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। ये समिति विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति को दर्शाने के लिए इसे संशोधित भी करती है। ये बाट और माप पर महासम्मेलन के तहत कार्य करती है। CGPM एक अंतर सरकारी संधि संगठन है। इसे वर्ष 1875 में पेरिस में हस्ताक्षरित मीटर कन्वेंशन नामक एक राजनयिक संधि द्वारा स्थापित किया गया था। अगला टॉपिक है गांधी मंडेला पुरस्कार। वर्ष 2022 का गांधी मंडेला पुरस्कार 14वें दलाई लामा को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को गांधी मंडेला फाउंडेशन ने स्थापित किया है। ये पुरस्कार महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार शांति, समाज कल्याण, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खेल तथा नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानों के लिए प्रदान किया जाता है। गांधी मंडेला फाउंडेशन भारत सरकार द्वारा पंजीकृत ट्रस्ट और एक गैर लाभकारी संगठन है। इस फाउंडेशन ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इस पुरस्कार की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR ने भारत के व्यापक इतिहास की एक परियोजना शुरू की है। इसके तहत सिंधु घाटी सभ्यता के समय से लेकर आज तक के भारत के इतिहास को फिर से लिखा जाएगा। ICHR शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। ये सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1972 के तहत पंजीकृत है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और उसे दिशा प्रदान करना है।
साथ ही इतिहास के उद्देश्यपूर्ण और वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देना है। इसके सदस्यों में मुख्य रूप से देश के प्रतिष्ठित इतिहासकार शामिल हैं। शत्रुनाश अभ्यास। ये थार रेगिस्तान में भारतीय सेना द्वारा किया गया एक एकीकृत मारक क्षमता अभ्यास है। और आइए अब आपको बताते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। जावा में 5.6 तीव्रता के भूकंप से कम 162 लोगों की मृत्यु हो गई है। जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ये मलेशिया और सुमात्रा के दक्षिण पूर्व, बोर्नियो के दक्षिण और बाली के पश्चिम में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा में ही स्थित है। आपको बता दें कि जावा में कई ज्वालामुखियों से युक्त एक लॉन्गिट्यूडनल पर्वत श्रृंखला मौजूद है। ये पर्वत श्रृंखला पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तारित है। जावा अत्यधिक ज्वालामुखीय क्षेत्र है। यहाँ का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट सेमेरू है। यहाँ की सबसे बड़ी नदियां हैं सोलो और ब्रांटास। जावा में वर्ष भर गर्म और आर्द्र जलवायु रहती है। जावा के प्रमुख निर्जातीय समूह हैं जावा, सुंडानीज और मादुराई। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इसी के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।